नमस्कार। गुफ्तगू एक संवादात्मक काव्यात्मक सत्र 6 में द अनवाइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अविरल अभिलाष इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों से जब कोरोना महामारी का दौर आया तो मन था कि हम लोगों को कैसे जोड़ें। इस कोरोना की स्थिति ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। तकनीक ने न केवल हम लोगों को एक साथ जोड़ने का सुंदर अवसर प्रदान किया है, अपितु तकनीक ने एक बहुत अच्छा अवसर यह भी दिया है कि जिन विशेषज्ञ विद्वानों को अक्सर हमें सुनने का अवसर नहीं मिल पाता था, जिनको हम नहीं देख पाते थे फिजिकली मोड में, उन्हें हम ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही आसानी से अपने पास बुला भी सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए विचारों से हम अपने आप को ऊर्जान्वित भी कर सकते हैं, हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। इसी क्रम में इसीलिए हमने आज से पूर्व 5 अतिथियों को आमंत्रित किया था। सबसे पहले आपने देखा था कि हमने समकालीन रचनाकारों में अपना स्थान रखने वाले डॉक्टर अनुज लुगुन जी को आमंत्रित किया था। तत्पश्चात आपने देखा था वाटरमैन ऑफ द बुंदेलखंड नाम से मशहूर डॉक्टर संजय सिंह जी को हमने आमंत्रित किया था। क्योंकि कोरोना महामारी का दौर था तो हमने देश के एक सुप्रसिद्ध संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी को कोरोना पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था। चौथा साक्षात्कार आपने मेरे साथ ही देखा था, जिसमें हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रही डॉक्टर रुक्मणी मैम को आमंत्रित किया था, जिनसे हमने बहुत लंबी साहित्यिक चर्चा और उनके निजी जीवन पर चर्चा की थी। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हमने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश के एक सुप्रसिद्ध गजलकार गीतकार के रूप में स्थापित डॉक्टर जय सिंह आर्य जी को आमंत्रित किया था। मित्रों, ये आज उसी श्रृंखला की 6वीं कड़ी है, जिसमें आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे मध्य आदरणीय राजपाल यादव राज जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत नमस्कार। इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों बहुत का बहुत धन्यवाद। अभिवादन करता हूं। आज हम अपने मध्य आपको पाकर पूरा अनवाइस परिवार आह्लादित है। सर का परिचय अत्यंत विराट है और उनका परिचय देने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मैं आदरणीय राजपाल यादव जी के परिचय से बहुत संक्षिप्त परिचय आपको दे रहा हूं। एक अंश ही उनके परिचय का आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। आदरणीय राजपाल जी परास्नातक की डिग्री सामाजिक कार्य में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। आपने लॉ भी किया और तत्पश्चात आप जनरल मैनेजर महाप्रबंधक के रूप में महारत्न दर्जा प्राप्त सरकारी संस्थान कोल इंडिया लिमिटेड में कार्य किया, अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन किया। आप श्रम कल्याण और कार्मिक प्रबंधन में विशेषज्ञता आपको हासिल है। ये आपके परिचय का एक अंश है।
दूसरा अंश यदि मैं दूं तो मैं कह सकता हूं कि आप इस देश के हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार और कवि हैं। आपने 5 एकल स्वतंत्र काव्य संग्रह प्रकाशित किया है, आपकी खुद की स्वतंत्र रूप से है, और 8 साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 4 काव्य संग्रह आपके इस समय प्रकाशन की ओर अग्रसर हैं। आप अनेक साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य हैं। जैसे आप अध्यक्ष हैं प्रतिभा काव्य मंजूषा मंच के, आप अध्यक्ष रहे हैं साहित्य विचार मंच धनबाद के, आप इस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं काव्य कार्नर फाउंडेशन के। ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जिनके आप अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हिंदी साहित्य शिखर शिल्पी सम्मान, साहित्यिक चेतना सम्मान, काव्य सारथी सम्मान, इत्यादि इत्यादि। ये था आदरणीय राजपाल जी का एक संक्षिप्त परिचय। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आज के प्रश्नों की ओर हम चलें। आदरणीय राजपाल जी, क्या हम आज के प्रश्नों की ओर चलें? बिल्कुल 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 अभिलाष जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। और सभी बहुत धन्यवाद। अनवॉइस मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड चैनल का मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं आज हमसे, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है आज आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आया हूं। और आप आगे बढ़िए, आप जो सवाल करेंगे मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप परिचय स्वरूप अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, ताकि वे आपसे और अच्छे से रूबरू हो सकें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा काव्यात्मक रूप में ही अपने परिचय की कुछ पंक्तियां एक दोहे के रूप में दोहराता हूं और कहता हूं: देश प्रेम की लोलिए, देश प्रेम की लोलिए, देता जो आवाज, आज उसी को सब कहें राजपाल कविराज रे भाई, राजपाल कविराज। वाह, शानदार। माहिए के रूप में मैं अपना परिचय देता हुआ कहता हूं: परिचय मेरा इतना, परिचय मेरा इतना, हिंद देश का हूं सिपाही एक यदना, हिंद देश का हूं सिपाही एक यदना। और मैं कहता हूं: सबको मैं देता रहा आज यही संदेश, सबको मैं देता रहा आज यही संदेश, धर्म बाद में देखना, पहले देखो देश रे भाई, पहले देखो देश। तो ये कुछ परिचयात्मक मेरी कुछ पंक्तियां थी जो आपने परिचय की बात की है। तो परिचय तो आपने अभिलाष जी दे ही दिया है, फिर भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि मैं एक साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूं, सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूं, किसान परिवार का बेटा हूं। पिताजी सेना में पूर्व अधिकारी, सेना अधिकारी रह चुके हैं, और मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा, जैसे कि आपने बताई, जो उच्च शिक्षा मैंने राजस्थान उदयपुर विश्वविद्यालय से MSW मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में मैंने किया, और फिर लॉ किया। और उसके बाद मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HNG एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पद पर मैं पदस्थापित हुआ। तुरंत जैसे ही मैं पढ़ाई करके निकला, और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड में मेरा चयन हो गया।
प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, तो कोल इंडिया को ज्वाइन करना मैंने बेहतर समझा और आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि कोल इंडिया जैसी एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी, जो विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। तो उस कंपनी में एक वेलफेयर ऑफिसर से लेकर के और महाप्रबंधक तक का सफर मैंने पूरा किया और अपने सेवा काल के अंतिम 4 वर्षों में मैं महाप्रबंधक के पद पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद झारखंड में है, झरिया रानीगंज की जो खदानें हैं उनके नाम से आप लोग परिचित होंगे, झरिया के नाम से। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, करीब 45 से 50 हजार उसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, करीब 2000 के करीब अधिकारी कार्यरत हैं। तो ऐसी कंपनी में महाप्रबंधक के तौर पर मैंने काम किया और कई जिम्मेदारियों का मैंने निर्वहन किया, जिसमें कार्मिक प्रबंधन है, कार्मिक प्रबंधन, प्रशासन, कल्याण और राजभाषा और इंडस्ट्रियल औद्योगिक संबंध जैसे बहुत सी चीजें उसके अंतर्गत आती है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत। तो ये एक छोटी सी मेरी जो यात्रा है और बाकी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपने अब बता दिया, क्योंकि मेरी जो साहित्यिक यात्रा का आगाज हुआ करगिल युद्ध से। अच्छा, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे मैंने बताया कि सेना अधिकारी मेरे पिता रहे, तो शुरू से ही जब मेरी पढ़ाई लिखाई हुई तब भी मैं स्कूली पढ़ाई के दौरान भी मैं पिताजी के साथ में जहाँ पर उनकी पदस्थापना होती थी, झांसी जैसे महानगर में, नशीराबाद जैसे जो सेना छावनी के नगर हैं उनमें मैं रहा हूँ। तो मैंने उस माहौल को देखा है और करगिल युद्ध से मेरी कविताएं, राष्ट्रभक्ति की कविताएं निकलनी शुरू हुई और 2001 में करगिल युद्ध के बाद पहला मेरा काव्य संग्रह आया, आँच न आने देंगे, जो पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्ति की कविताओं से ओतप्रोत था। और मुझे फक्र है कि उस समय मैं जब पदस्थापित था कार्मिक पदाधिकारी के रूप में, मेरा जो प्रारंभिक दौर था, तो उस समय जो करगिल युद्ध के दौरान जो देश में एक उबाल आ गया था, जो जोश आ गया था लोगों में, तो मेरी जो रचनाएं थी वो धनबाद के जो प्रमुख समाचार पत्र थे, आवाज और चमकता आईना, बिहार ऑब्जर्वर उस समय हुआ करते थे, इनमें प्रमुखता से प्रकाशित होती थी फोटो के साथ में, और आलेख भी प्रकाशित होते रहते थे। और मैंने देखा कि वो जो बच्चे जब जुलूस निकालते थे कारगिल युद्ध के जोश में देशभक्ति का, तो मेरी रचनाएं उनकी तख्तियों पर मेरी रचनाओं की पंक्तियां लिखी रहती थी। ये देखकर हमें फक्र होता था कि कम से कम जो कुछ हम लेखन कर रहे हैं कम से कम समाज के और देश के काम आ रहा है। और उस दौरान एक बहुत बड़ा मैं संयोजक था उस समय, एक भारतीय सांस्कृतिक विचार मंच जो चिरकुंडा बराकर अंचल, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, वहीं पर मैं पदस्थापित था, वहां पर संयोजक था मैं उसका। तो हमने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था बोफोर्स तोप को लेकर के। बोफोर्स तोप को हमने एक मेटाडोर में 407 में लोड करके, और उसको हम झारखंड से बंगाल में जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक पुल पड़ता है नदी का, बराकर नदी का पुल पड़ता है, उसको पार करके लेकर के आए और वहां नुक्कड़ नाटक किया हमने देशभक्ति का। और करीब 1000 से 2000 की संख्या में लोगों ने उसको देखा। मार्केट पूरा बंद हो गया था उस समय, लोग उसको देखने लग गए थे। करीब हमारे 500 कार्यकर्ता हमारे साथ थे उस जुलूस में। तो ये कुछ बातें हैं, पुरानी बातें, जो मैं आज भी याद करता हूँ। तो हमें लगता है कि हम देश के लिए और देशभक्ति का एक जज्बे को जगाने के लिए हमने कुछ कार्य किया। बिल्कुल। और बाकी आपने बता ही दिया, जो भी सम्मान है, जो भी कार्य के दौरान, जो कार्यकाल के दौरान 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई, और इसी दौरान हमारे क्योंकि मैं महाप्रबंधक था जो अंतिम अपनी सेवा काल के दिनों में, तो हिंदी के लिए हम जो भी कुछ कर सकते थे हमने भरपूर प्रयास किया। बहुत से सेमिनार कराए, कवि सम्मेलन कराए, और राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उसका अध्यक्षीय कार्यालय होता था, और उसी के तत्वावधान में उनकी जो बैठकें आयोजित होती थी, तो उसमें हमने बहुत काम किया हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए। जी अभिलाष, बहुत ही शानदार
आपने परिचय दिया, और मुझे लगता है कि हम सभी आपके इस ओजस्वी वक्तव्य से ऊर्जान्वित भी हो गए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम कभी कहता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वास्तव में राष्ट्र की प्रति हमारी जो निष्ठा है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम सबको पालन करना चाहिए। और आपने कई माध्यमों से उसका पालन किया, भले ही वो काव्य के माध्यम से हो, जो कि कभी भी उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। राष्ट्र को जगाने का वो प्रयास करता है। सर, आपकी साहित्यिक यात्रा भी है। इस साहित्यिक यात्रा में अब शुरुआत आपने बता ही दिया, तो इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी कविता आपकी पहले सुन ली जाए, फिर हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ें। जी जी जी, बिल्कुल। पहले तो बात मैं कहता हूं कि मैं हिंदी हमारी माँ है और ये हमारी राजभाषा है। हालांकि जो सरकारी कार्यालय है वो इसे राजभाषा के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान है, उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार उतना नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं जब तक इसको राष्ट्रभाषा हम घोषित नहीं करते, आधिकारिक तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन पाई। ये एक विडंबना कहा जाएगा, लेकिन अपनी हिंदी से जिसको प्यार नहीं है उसको देश से भी प्यार नहीं है। मैं बराबर कहता हूँ, मेरा कोई भी कविता संग्रह 2-3-4 हिंदी की ऊपर गीतों के बिना कोई भी पूरा नहीं हुआ है। तो हिंदी के ऊपर में मैंने एक कुछ कुंडलियां लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। उसी में मेरा संदेश है हिंदी को ग्रहण करने का। और स्वागत है आपका। बाकी माहिया के रूप में तो कहता हूँ, हिंदी इतनी प्यारी आज विदेशी भी इस पर हैं बलिहारी। हिंदी इतनी प्यारी आज विदेशी भी इस पर हैं बलिहारी। और कुंडलियां मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि मैंने कहा है कि हिंदी माँ से तनिक भी तुम्हें यदि है प्यार, हिंदी माँ से तनिक भी तुम्हें यदि है प्यार, अंग्रेजी को पूजना छोड़ो मेरे यार। हिंदी माँ से तनिक भी तुम्हें यदि है प्यार, अंग्रेजी को पूजना छोड़ो मेरे यार। छोड़ो मेरे यार मातृभाषा को ध्याओ, छोड़ो मेरे यार मातृभाषा को ध्याओ, तज अंग्रेजी राग हिंदी में रंग जाओ, तज अंग्रेजी राज हिंदी को अपनाओ। सुनो हमारी बात यही भाषा दिल वाली, सुनो हमारी बात यही भाषा दिल वाली। देवनागरी आज है सबसे शक्तिशाली, इसे बनाओ राज सदा माथे की बिंदी, इसे बनाओ राज सदा माथे की बिंदी। वरना कतई माफ करेगी ना ये हिंदी, वरना कतई माफ करेगी ना ये हिंदी। तो ये हिंदी हमारी ऐसी है, इस भाषा को हमको अपने दिल से अपनाना है। और एक मैं मुक्तक कहता हूँ, आज कोरोना का दौर है, आप देख रहे हैं क्या परिस्थिति है पिछले 2 साल से। तो मैंने कहा है, मुश्किल दौर में आओ मिलकर, मुश्किल दौर में आओ मिलकर ऐसी कसम उठाएं, मुश्किल दौर में आओ मिलकर ऐसी कसम उठाएं। कोरोना महामारी की हम चेन तोड़ दिखलाएं, कोरोना महामारी की हम चेन तोड़ दिखलाएं। ऐसा करें काम देश हित, इतनी करें मशक्कत, ऐसा करें काम देश हित, इतनी करें मशक्कत। विश्व गुरु हो भारत फिर से संभव कर बतलाएं, विश्व गुरु हो भारत फिर से संभव कर बतलाएं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि समय तो समय है, किसी तरह कट जाएगा, समय तो समय है, किसी तरह कट जाएगा। जद्दोजहद के बाद मुट्ठी में सिमट जाएगा। अब तो वक्त की कद्र करना सीख लो यारो, अब तो वक्त की कद्र करना सीख लो यारो। ना जाने कब किसको यह असमय घटक जाएगा, ना जाने कब किसको यह असमय घटक जाएगा।
जी बहुत ही अभिलाष, शानदार ढंग कुछ से आपने बातें मैंने अपनी वर्तमान काव्य परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास किया। जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और मुझे लगा कि हमारे जब काव्य शास्त्र की क्लास हो रही थी, जब हम चौथे सेमेस्टर में, अभी मैडम को देख रहा था, मैडम लिख रही थी। मैडम जब काव्य शास्त्र पढ़ा रही थी, वो कुंडलियां बना रही थी। मैडम का कमेंट आ रहा है, इसे बनाओ राज माथे की बिंदी, सुंदर विचार जी कविता के रूप में। जब मैडम हमारी रुक्मिणी मैम हमको काव्य शास्त्र पढ़ा रही थी, और जब वो काव्य शास्त्र में छंद पढ़ा रही थी और कुंडलियां जब हमें पढ़ा रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आता था कुंडलियां जी पढ़ने में। जी 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 क्योंकि वो बताती थी कि जो शब्द पहला शब्द होता है वो शब्द अंतिम होता है। अंतिम ये होता है। तो वो बहुत ही शानदार तरीके से मैम बताती थी। हमने मैम का भी एक साक्षात्कार किया था, बिल्कुल और बिल्कुल। मैम भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने उत्तर रखी थी। वास्तव में इस आपने एकदम समसामयिक ढंग से जो कोरोना की स्थिति है, जो हिंदी की स्थिति है, उसके उसको हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया। इसी से संबंधित एक प्रश्न जो सर अगला है वो यह है जी कि जब हम देखते हैं सरकारी या आधिकारिक तौर पर जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, वह अधिक बनावटी क्यों लगती है? एक सामान्य जी हिंदी बोलने वाला उसमें थोड़ा असहज क्यों महसूस करता है? आपको क्या जी लगता है? जी मैं मेरा ये मानना है कि सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी प्रयुक्त की जाती है, जैसे आप जब कोई डिक्टेशन देते हैं, आप कोई पत्र जब आपको एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजना होता है, तो कहीं कहीं पर हिंदी बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग उसमें हो जाता है। क्लिष्ट मतलब जैसे उसको कहते हैं कि कठिन शब्द जो विशुद्ध हिंदी के शब्द हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब भी, क्योंकि मैं जब अपने कार्यालय में महाप्रबंधक के तौर पर रहा, और मैंने कभी भी कोई भी डिक्टेशन, कोई भी कार्य हिंदी अंग्रेजी में नहीं किया। हालांकि जी हमारा जो जो विभाग है, बेशक वो कार्मिक प्रशासन और बहुत सी उसमें सारी फाइलें, बहुत सी जो टिप्पण पत्र, जो नोटशीट आती हैं, सारी अंग्रेजी में आती थी। लेकिन मेरे पास आते ही हिंदी में हो जाती थी, क्योंकि मैं अपनी जी जो टिप्पणी, मैं जो अपनी अनुशंसा देता था, उस फाइल को मैं आगे बढ़ाता था अपने सीएमडी और निदेशक मंडल के पास में, तो वो हिंदी में टिप्पणी करके बढ़ाता था, और वो हिंदी में हो जाती थी, और लास्ट में जब उनको भी हिंदी में अनुमोदन देना पड़ता था। तो आप अपने तरीके से अपनी भाषा को कैसे ढाल सकते हैं, और ये जो आप जब पत्र व्यवहार करते हैं, तो उस पत्र व्यवहार में आप सादे सादे जितने भी साधारण शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैं समझता हूं कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं, ये जो चाहे वो राजनीति है, चाहे वो सामाजिक कार्य है, जब जनता के बीच जी में आप जाएंगे, तो आप बिना हिंदी के आपका काम गुजारा नहीं होगा। अंग्रेजी से आपका ना विज्ञापन छपता है, अंग्रेजी से ना आपके प्रचार प्रसार हो सकता है। तो हिंदी को आपको साधारण शब्दों में, जो आम जन की भाषा के शब्दों में अगर आप प्रयुक्त करें, बेशक हिंदी में आज उर्दू, अरबी और कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रचलन है, जो क्योंकि वो अंग्रेजी के शब्द अगर हम नहीं बोलेंगे तो आम आदमी भी नहीं समझेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, बिल्कुल तो जी उसको अपनाने में कोई गुरेज नहीं। हिंदी के जो प्रचलित शब्द हैं, जो डिक्शनरी जी में आ गए हैं, बाहर से दूसरी भाषाओं से भी आ गए हैं, उनको जी आप अगर अपनाते हैं, और तो ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम लीक के ऊपर चलेंगे, बिल्कुल क्लिष्ट शब्दों का, हिंदी का शुद्ध विशुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपको अगर सहज होना है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको हिंदी भाषा को तो लेकर चलना पड़ेगा, साथ साथ उसकी जो साधारणता है, हिंदी भाषा की जो आभूषण है, कि उसको हम उसके साधारण शब्दों में उसको प्रयोग करते हुए हम चले। तो वो कहीं कहीं पर जो आपने कहा कि आधिकारिक तौर पर जो भाषा जो होती है कार्यालयों में, तो वो वहाँ की बात आप कह रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ लोग बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जब पत्र व्यवहार करते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभी हो जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही मेरा मानना है कि हमेशा हमने बिल्कुल साधारण सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है, जो शब्द दूसरे व्यक्ति बढ़िया से समझ सके, आप उनको अपनाएं। उसको अपनाने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि क्या हिंदी का होना चाहिए। इस कार्यक्रम में जो भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग के कमेंट भी आ रहे हैं। रुक्मिणी मैम जी, मैं हैं, देख रहा हूँ दीपक जी अंकुर हैं, तिवारी जी के बराबर मृत्युंजय जी कमेंट हैं, आ रहे अंकुर हैं, जी हैं, और अ, बहुत पूनम जी जी हैं, अनिल श्रीवास्तव जी हैं। सभी का अनिल मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर,
पूनम श्रीवास्तव जी देख रही हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी और रुक्मणी जैन जी देख रहे हैं जी। जितने भी दर्शक रुक्मणी देख रहे मैम हैं दिल्ली उनका दिल से विश्वविद्यालय आभार में व्यक्त करता एसोसिएट हूं। प्रोफेसर रही हैं जी जी और जी बहुत ही विद्वान हैं मृत्युंजय आप। कुमार श्रीवास्तव देख रहे हैं, एक बहुत बड़े मृत्युंजय चित्रकार कुमार हैं। श्रीवास्तव जी का भी बहुत जी आभार। आप बहुत शानदार चित्र बनाते हैं और मैं भी ब्रजेंद्र तिवारी जी का भी बहुत शानदार, बहुत आभार। सर अगला प्रश्न आपके अब कार्यों से जिसमें आप कार्यरत थे। जी सर पिछले कुछ वर्षों में श्रमिकों पर विशेष महत्व दिया जा रहा है और चुनाव में ये मुद्दे तो बहुत विशेष रूप कर उभर के सामने आ जाते हैं। जी 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 उनके उत्थान के लिए सभी बात करते हैं, जी पर हमारे यहाँ भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लॉयटेशन देखी जाती है। जी आप श्रम कल्याण के प्रबंधन में रहे हैं, जी आपके कार्यकाल में श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जी। या कुछ इस पे आपके विचार? मैं अगर बात करूं अपने संस्थान से संबंधित, कोल इंडिया से संबंधित अगर मैं बात करूं, जिस संस्थान में मैंने अपनी सेवाएं दी, तो उस संस्थान में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, एक रेलवे के बाद में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वाला जो संस्थान होता है वो करीब 3 लाख के, अभी 3 लाख से कम कर्मचारी हो गए। एक समय था जब 7 लाख कर्मचारी हुआ करते थे इस संस्थान में, कोल इंडिया में पूरे में। आज करीब 2.25 लाख के करीब कर्मचारी हैं और जिसमें 17-18 हजार अधिकारी, 18 हजार के। तो ऐसे बड़े संस्थान में जो व्यापक जो गुंजाइश होती है, जो श्रम कल्याण के ऊपर में की जो श्रम कल्याण की जो नींव है वो हमारे यहीं से रखी जाती है। मैं आपको बताऊं कि जो आज ये पेंशन की जो योजना है, जो सबसे पहले जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जो सरकारी संस्थान होते थे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उनमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था रिटायरमेंट के बाद में। ये सबसे पहले कोल इंडिया से शुरू हुआ। कोल इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, इतने बड़े कर्मचारी वाले संस्थान ने, और उसके लिए योजना बनाई। और आज हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको सबको बाकायदा पेंशन मिलती है। उसका कोल माइंस प्रोविडेंट फंड के तहत एक अलग से ट्रस्ट है, वहां से वो संचालित होता है, पूरा इसका बोर्ड है। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जैसे कोल इंडिया की मैं बात करूं, आप सभी संस्थानों में है, अभी ऐसी बात नहीं, सरकारी जितने भी संस्थान हैं जो आप चर्चा कर रहे हैं, सभी में चिकित्सा की सुविधाएं वो अपने कर्मचारियों के ऊपर में चिकित्सा के रूप में बहुत पैसा खर्च करते हैं। और बड़े बड़े जब भी कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो बड़े बड़े जो एम्पेनल्ड, उनके जो बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब पैनल में रहते हैं जी। अब जैसे में गुरुग्राम में हमारे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सारे हमारे पैनल में है, कोल इंडिया के पैनल में। आप वहां पर जाकर के सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको कार्ड बना हुआ है, आप ले जाइए और आपको सुविधा मिल रही है। और बाकी जब आप संस्थान में वहाँ जो काम करने वाले हैं, वहाँ सभी कंपनियों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और जितने क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर डिस्पेंसरियाँ हमारे यहाँ करीब 1000, 1500, 2000 के करीब हमारे डॉक्टर्स भी। ऑल इंडिया में 2000 से कम, 1500 से कम डॉक्टर नहीं है। एमबीबीएस और मेडिकल स्पेशलिस्ट, एमएस, एमडी, तो ये रैंक के करीब 1500 के करीब ये डॉक्टर्स हैं। तो ये सब फैसिलिटीज हैं जो सभी श्रमिकों को दी जाती हैं। और बाकी जितनी भी जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं, कैंटीन की फैसिलिटी है और बाकी तमाम जो सुविधाएं हैं, वो आज श्रमिक को मिल रही है। श्रमिक का जो रहन सहन का जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ऊंचा हो गया है। पहले जो जब निजी मालिकों के जमाने में जो शोषण होता था श्रमिकों के साथ में, आज वो सरकारी होने के बाद में वैसा कोई शोषण नहीं है। उसके लिए उनकी तमाम यूनियनें हैं, संगठनें हैं और उनके साथ वार्ता होती है। और हर 5 साल के बाद में हमारा कोयला वेतन समझौता होता है, जो वेतनमान है वो रिवाइज होता है। इसी तरह अधिकारियों का 10 साल के बाद में होता है। तो इस प्रकार से ये तमाम सुविधाएं हैं इनके लिए, कर्मचारियों और अधिकारियों के जी। एक तरीके से मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं कुल मिलाकर के।
जी, सर। मूलभूत सुविधाएं तो बिल्कुल देनी ही देनी है, जो भी है आपका जो पानी, रोटी पानी, उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या नहीं है अभी आजकल। आउटसोर्स, क्योंकि जितने कर्मचारी हमारे यहाँ हैं उतने ही आउटसोर्स के माध्यम से भी लोग अभी, मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के साथ जी लोग जुड़े थे, जिनका रोजगार कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जी वो अप्रत्यक्ष रूप से उतने ही लोग कंपनी के ऊपर आधारित। जी, बहुत सुंदर ढंग से सर आपने बताया कि जो श्रमिकों पर विशेष बल दिया जा रहा है वो किस प्रकार से दिया जा रहा है, और खास करके जब इस समय नेतृत्व भी बहुत शानदार है, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। श्रमिकों पर और भी विशेष बल दिया जा रहा है हमारे यहाँ उनके लिए। प्रबंधन और श्रमिकों में भागीदारी की प्रणाली है। कोई भी जो जी निर्णय लिए जाते हैं, उनकी एक पूरी कमेटी है, और उनके साथ में जो संयुक्त सलाहकार समिति होती है प्रत्येक जी कंपनी में, और एपेक्स जी लेवल में भी, कोल इंडिया लेवल में भी संयुक्त सलाहकार समिति है, और एपेक्स बॉडी है, जेबीसीसीआई है, जो वेतनमान को निर्धारण करने के लिए, जिसमें सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी रहते हैं। तो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं श्रमिकों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, वो सारे सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। जी डिक्टेटरशिप वाली कहीं कोई बात नहीं। जी। सर, एक कोल इंडिया से और भी एक प्रश्न आपसे, वह यह है कि विश्व स्तर पर प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग, लैंड एक्सप्लॉयटेशन, जिस पर आए दिन सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, हम देखते रहते हैं सर इस पर। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं जी। आपने कोल इंडिया में रहते हुए इस समस्या को नजदीक से देखा और समझा होगा। बिल्कुल सर, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने में, और कोल इंडिया जैसी कंपनियां इन विषयों को किस तरह देखती हैं, वो किस तरह प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयासरत हैं, किस तरह कोशिश करती हैं वो? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है वो तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और ये पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है उसमें इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है, और विशेषकर कोल इंडिया में, जहां पर जो माइनिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारा जो उद्योग है वो खनन उद्योग है। कोल इंडिया का जो कार्य है वो खनन करके कोयला निकालना है, और कोयला बहुत सी ऐसी जगह में है जहां पर अभी गांव भी हैं, जहां पर बस्तियां बसी हुई हैं। अब उनको, आपको वहां उसके नीचे बहुत सा कोयला है, उसको आपको निकालना है, क्योंकि देश को ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो भी आपको पूरी करनी है। लेकिन मैंने तो बहुत करीब से देखा है, कोल इंडिया में आप किसी जंगल को उजाड़ करके या किसी बस्ती को उजाड़ करके आप अपना पेट नहीं भरते। वहां पर हर चीज के लिए बाकायदा सब नियम और कानून निर्धारित है। एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय ऑलरेडी है, बिना पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप किसी जो वन को, जहां से कोयला निकालना है, उसको आप जब वहां काम खनन कार्य करेंगे उत्पादन के लिए, तो आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है क्लियरेंस का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसकी वो सारी चीजें, और कोल इंडिया वो सब करता है। और जब भी खनन उद्योग के लिए किसी प्रोजेक्ट को किसी वन से या कहीं से भी जब पेड़ों की कहीं कटाई है, तो बदले में हम लोग उतने ही पेड़ लगाते हैं। अगर हमने कोई, हमारे इसके कारण कुछ नुकसान हो रहा है पेड़ों का, तो उतने ही पेड़ जो है, कोयले के जो ढीप हैं हर कंपनी में जो बड़े हुए हैं, जो कोयला जो जिसका वो भी निकल जाता है, जो ओवरबर्डन निकलता है, उसके पहाड़ बन जाते हैं। वहां पर पूरा एकदम जंगल बना दिया जाता है, वहां पर वृक्षारोपण करके। और कंपनियों में भी हर जगह, चाहे वो कॉलोनी हो, आवासीय क्षेत्र हो, चाहे वो खनन क्षेत्र हो, हर जगह पूरे वृक्षों की भरमार रहती है। कोल इंडिया बहुत खर्चा करता है इसके ऊपर में, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि कोल इंडिया में चुनौती जरूर है, क्योंकि जब प्रभावित परिवार होते हैं, अच्छा, प्रभावित परिवार जो होते हैं उनको बाकायदा पूरा मुआवजा मिलता है, पूरा मुआवजे का उसका नीति नियम, पूरा कानून है, उसका पैकेज है। तो वही सब करके होता है, सब बात करके आपस में।
तो ये कर लिया जाता है इसको। जी जी बिल्कुल सर, इस पे जो चैलेंजेस थे उस पे भी आपने बात की, और कोल इंडिया कंपनी क्या करती है उस पे भी आपने बताया। सर एक हिंदी को लेकर फिर से चलते हैं हिंदी हिंदी की ओर ही। हिंदी को लेकर सर एक प्रश्न जो हम सभी के मन में है, वो यह है कि सर हिंदी को लेकर हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन होते रहते हैं। जी हिंदी के नाम पर न जाने कितनी योजनाएं चल रही हैं, रुपए भी बहुत अधिक मात्रा में खर्चे किए जा रहे हैं। तमाम सरकारी संस्थान भी हिंदी को लेकर के कार्य कर रही हैं। फिर भी हिंदी के प्रति सबका उदासीन नजरिया क्यों है? इस पर आपके विचार और सुझाव सर। मैंने अपने तीसरे कविता संग्रह में आगत का स्वागत में एक व्यंग्यात्मक कुछ पंक्तियां लिखी थी, और मैंने जी। कहा था कि अपने ही देश में हिंदी की दशा का, अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। नहीं आता जी। यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है जो जी। कार्य प्रणाली की जो मूल रूप में क्या है और असल रूप में इसमें क्या अंतर है, तो कुछ टिप्पणियां करने के लिए कभी हृदय होता है वो तो मजबूर हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी दिवस तो 14 सितंबर में आता है प्रत्येक वर्ष, और जी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जी। और एक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, वो 21 जी। फरवरी में आता है। साल में ये 3 चीजें आती हैं, जी। 10 जनवरी, 21 फरवरी और 14 सितंबर। 14 सितंबर। जी। तो इसमें 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 मूलभूत अंतर कुछ नहीं है। देखिए 14 सितंबर तो हमारा जो हिंदी दिवस है, जो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को दर्जा दिया गया, और उसके बाद में सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अपनाने के लिए उसमें राजभाषा अधिनियम 1963 भी लागू हुआ। राजभाषा नियम भी बनाए गए, राजभाषा नियम 1976 में लागू हुए, वो भी बनाए गए कि किस किस की जिम्मेदारी है। जो कार्यालय का प्रमुख होता है, जो उसका दायित्व होता है कि इन नियमों का अधिनियम के जो जितने भी कानून है उनको लागू कराए, और अगर नहीं कराता है तो उसका उत्तरदायित्व उन्हीं के पास होता है। और उसको देखने के लिए एक संसदीय हिंदी संसदीय समिति भी आती है। साल में 2 साल में 3 साल में वो विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी करती है और वो अपनी सिफारिशें भी देती है। तो बाकायदा इसका पूरा ये प्रावधान बना हुआ है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जो देखने में और करनी और कथनी में अंतर है। जी। तो ये निर्भर करता है कि संस्थान, देखिए वो पहले वाली बात नहीं है। पहले था, इसको क्योंकि अपनाने में थोड़ा समय लगा। जब हिंदी की बात आई, कि राजभाषा की बात आई, तो उस समय भी कहा गया कि 15 वर्षों तक सरकारी कार्यालयों में, आजादी के 15 वर्षों तक, जो 1950 के बाद से कहा गया कि ये जो अंग्रेजी ही मुख्य रूप से चलेगी, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। लेकिन आज भी पूर्ण रूप से हिंदी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाई। जी। हाँ, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत धारा 3(3) का प्रावधान किया गया है, वो घुसाया गया बाद में। धारा 3(3) में एक अनिवार्य कर दिया गया कि 14 दस्तावेज हैं, ये विभिन्न 14 दस्तावेज हैं, बहुत से कार्यालय आदेश हैं, टेंडर हैं, नीलामी, बहुत सी चीजें हैं, विज्ञप्तियां हैं। तो वो अनिवार्य रूप से द्विभाषी होंगे। मतलब आप उनको कोई भी कार्यालय आदेश निकालोगे तो उसको हिंदी के साथ में, अंग्रेजी के साथ में, हिंदी में भी उसका रूपांतर हिंदी में भी आपको जारी करना होगा। वो अनिवार्य कर दिया गया धारा 3(3) के अनुसार। तो ये इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और उसका अनुपालन भी होता है। तो उसी के लिए विभिन्न सब कार्यान्वयन, राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। सभी जितने भी सरकारी कार्यालय, राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, कार्यान्वयन समितियां, तो वो उसकी देखरेख करती हैं कि जो राजभाषा के नियम अधिनियम का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कार्यान्वयन समिति की हर 3 महीने में एक बैठक होती है। इसी तरह से एक, जैसे धनबाद में मेरी पदस्थापना थी, तो धनबाद जिले के अंतर्गत जितने भी केंद्रीय कार्यालय आते हैं, चाहे वो विशुद्ध केंद्रीय कार्यालय जैसे CISF है, CBI है, और उसके बाद में बैंकिंग वाले हैं, इंश्योरेंस के कार्यालय हैं, और दूसरे सरकारी संस्थान हैं,
तो उनको सबको मिला करके जो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान होगा उस जिले का, वो उसका अध्यक्षीय कार्यालय होता है, वही उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो भारत जी कोकिंग कोल लिमिटेड क्योंकि सबसे बड़ा कार्यालय था तो वो कोऑर्डिनेट करता था। तो करीब 49-50 हमारे केंद्रीय कार्यालय सदस्य थे नराकस के, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और हर 6 महीने में उसकी बैठक होती है। तो उसकी भी जो तिमाही रिपोर्ट होती है कार्यान्वयन की, वो मंत्रालय में जाती है। अच्छा मंत्रालय में जाती है सभी जी उनकी। तो इसके ऊपर पूरा एकदम निगरानी समिति बनी हुई है करने की, और जी उसके माध्यम से, नराकस के माध्यम से विभिन्न आप बैठकें आयोजित करते हैं, विभिन्न आप सेमिनार करवाते हैं हिंदी राजभाषा के बारे में, आप कवि सम्मेलन करवाते हैं। इसी तरह जी जब सरकारी संस्थान में राजभाषा पखवाड़ा बनाया जाता है, वहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं आप हिंदी के बारे में करवाते हैं, कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग राजभाषा प्रदर्शनी लगाते हैं। तो हमने तो, मैं जब कार्यकाल में, क्योंकि राजभाषा का दायित्व मेरे ही पास था, तो बहुत से कार्य किए हमने, बहुत हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, और मैंने पूरा प्रयास किया कि अपनी हिंदी के साथ में अन्याय नहीं। लेकिन सर फिर भी एक लोगों के मन में एक अन्याय की भावना, एक, चूंकि हमारे द्वारा तो जैसे अब कार्य हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों में कार्य हो रहे हैं, जी लेकिन जब हम मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं, जब हम सड़कों पे चल रहे होते हैं, तो फिर एक हिंदी को, एक जैसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा हिंदी ऑनर्स से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अच्छा हिंदी ऑनर्स से कर रहे हो, मतलब ऐसे उस हीन नजरिए से देखना। सर ये कैसे, ये इसका मैं क्या? आपकी बात समझ गया। आपका कहना है कि हिंदी में जो कार्य करने वाले लोग हैं या हिंदी अधिकारी हैं, हिंदी के कार्मिकों को दोयम दर्जे का अधिकारी समझा जाता है। जी अब बिल्कुल। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है पिछले 8-10 साल में, पिछले कम से कम 5 साल में, 5-6-7 साल में जो अनुभव किया है, परिस्थितियां बदली हैं, पूर्ण रूप से परिस्थितियां बदली हैं। आज एक जो पढ़ा लिखा जो एक आदमी जो अंग्रेजी में, बेशक वो अंग्रेजी से पढ़ाई कर रहा हो, वो भी हिंदी में बात करता है। मैंने इतना परिवर्तन पिछले 7-8 साल में देखा है कि हिंदी में बात करने वालों की संख्या बढ़ी है, हिंदी को अपनाने वालों की संख्या बढ़ी है। आज विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति हिंदी बोलता या समझता है, विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति। हमारी हिंदी बेशक पहले स्थान पर नहीं है, तीसरे स्थान पर है, चाइना की मंदारी के बाद में हमारा स्थान आता है, लेकिन ये जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, ये घटता बढ़ता रहता है। कभी मंदारी ऊपर चली जाती है, कभी हिंदी ऊपर चली जाती है। तो ये भी समय आएगा, एक समय आएगा हिंदी अपना जो ऊंचा दर्जा है वो ग्रहण करेगी, और वो भी समय आएगा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकें। तो थोड़ी इसमें कुछ आपत्तियां आ जाती हैं। अभी जो हम जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश से कुछ आपत्तियां आ जाती हैं, जिसके कारण हम इसको पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में असमर्थ हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए अभियान जारी है, हिंदी प्रेमी लगे हुए हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा जितनी जल्दी हो सके अपनी हिंदी को मिले। जी बहुत ही शानदार सर, और बहुत ही जल्द हिंदी का विकास हो रहा है, हम सभी लोग देख ही रहे हैं जिस तरह से हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जी बहुत जल्द ही हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकारोक्ति भी होगी, क्योंकि गांधी जी ने बड़ी छटपटाहट में कहा होगा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। बिल्कुल। तो उसकी भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि फिर से वही नेतृत्व वाली बात आती है। वो नेतृत्व जो राष्ट्र का नेतृत्व है, वो इसे हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन जरूर करेगा। सर इसके बाद में एक आपकी कोई रचना, फिर उसके बाद प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी, मैं अपनी रचना, आप किस प्रकार की रचना सुनना पसंद करेंगे, आप जो कहेंगे मैं सुना दूंगा। एक सर जगीरा वाली रचना आपकी बड़ी सुंदर लगी मुझे। अच्छा, जगीरा वाली रचना आप सुनना चाहते हैं, जो जरूर मैं अभी वही प्रस्तुत करता हूँ। अभी सामयिक है, जो गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, और देश प्रेम क्योंकि मेरा शगल रहा है, तो देश प्रेम से संबंधित ही एक रचना में हिंदी की जगीरा की सुनाता हूँ। जी तो सुनिएगा। जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उनका पुनः मैं अभिवादन करता हूँ, और ये जगीरा की रचना मैं दर्शकों के समक्ष पेश करता हूँ, देखिएगा। मेरा ये पैगाम जगीरा, सुनो जिगर को थाम जगीरा। मेरा ये पैगाम जगीरा, सुनो जिगर को थाम जगीरा। राष्ट्र नव निर्माण साथियों, सबसे पहला काम जगीरा।
राष्ट्र नवनिर्माण साथियों सबसे पहला काम जगीरा। माँ शक्ति कहलाए भारत गूंजे उसका नाम जगीरा। माँ शक्ति कहलाए भारत गूंजे उसका नाम जगीरा। प्राण भले ही जाएं बेशक अडिग रहे सम्मान जगीरा। प्राण भले ही जाएं बेशक अडिग रहे सम्मान जगीरा। राष्ट्र ध्वज पर आंच न आए, राष्ट्र ध्वज पर आंच न आए, रखना ये भी ध्यान जगीरा। राज धर्म से बड़ा न कोई ना पैगंबर राम जगीरा। राज धर्म से बड़ा न कोई ना पैगंबर राम जगीरा। सबसे पहले वतन हमारा, सबसे पहले वतन हमारा, फिर है कोई धाम जगीरा। सबसे पहले वतन हमारा, फिर है कोई धाम जगीरा। अमन चैन सुख रहे देश में, सुखी रहे आवाम जगीरा। अमन चैन सुख रहे देश में, सुखी रहे आवाम जगीरा। वीर शहीदों के चरणों में, वीर शहीदों के चरणों में अपना नित्य प्रणाम जगीरा। यही मेरा संदेश है बंधु और यही पैगाम जगीरा। यही मेरा संदेश है बंधु और यही पैगाम जगीरा। आपने जगीरा वाली रचना का उल्लेख किया जी। तो मैंने जगीरा वाली रचना सुनाई। और अब एक आपके मनपसंद की, जी एक आपके मनपसंद की। जी जी जी, मेरी मनपसंद तो सभी हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी एक रचना में सुना देता हूँ आपको कि शायर क्या है, शायर का क्या काम है। हाल ही में लिखी है शायर का क्या काम है, तो मैंने लिखने का प्रयास किया है, एक गीत के माध्यम से मैं कहता हूँ जी। गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का। गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का। मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। माँ वाणी की कृपा जिस पर उसका कहना ही क्या है। माँ वाणी की कृपा जिस पर उसका कहना ही क्या है। माँ को दिल से आदर देना काम यही है शायर का। माँ को दिल से आदर देना काम यही है शायर का। और आगे मैं कहता हूँ, शोषक को जो चेताता है, शोषक को जो चेताता है, शोषित की रक्षा करता। शोषक को जो चेताता है, शोषित की रक्षा करता। दीनहीन का मन धर देना काम यही है शायर का। दीनहीन का मन धर देना काम यही है शायर का। और भटके को जो राह दिखाता, भटके को जो राह दिखाता, सबक सिखाता जुल्मी को। भटके को जो राह दिखाता, सबक सिखाता जुल्मी को। दिग्दर्शक बन कर वर देना काम यही है शायर का। दिग्दर्शक बन कर वर देना काम यही है शायर का। और अंत में मैं कहता हूँ, शायर को मत कमतर आंको, शायर को मत कमतर आंको, शायर सच्चा साधक है। शायर को मत कमतर आंको, शायर सच्चा साधक है। शब्दों से जादू कर देना काम यही है शायर का। शब्दों से जादू कर देना काम यही है शायर का। गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का। मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। जी अभिलाष, बहुत ही शानदार कहने का प्रयास किया मैंने कि शायर का क्या काम है। हाल ही में मैंने ये गीत लिखा था तो उसको मैंने प्रस्तुत किया। केतन मिश्रा जी कमेंट कर रहे हैं बार बार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत पुनः आभार, जो भी लगातार मैडम भी कर रही है, बराबर कमेंट कर रही हैं। हृदय से धन्यवाद करता हूँ उनका। जी मैं भी सबका पूरे एनवाइस परिवार के अशोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी
CISF के इंस्पेक्टर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, जिस संस्थान में मैं था। तो जी सेना के इनकी अधिकारी को नमन करता हूं मैं। सेना पे अब बात आ गई है तो दो पंक्तियां मैं बोल देता हूं, उसके बाद सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल कि देशभक्ति भावना का ज्वार उर में समाए, ये एक मेरे हाँ मित्र की पंक्तियां हैं, मैं आपके सम्मुख रखता हूं। जी कि देशभक्ति भावना का ज्वार उर में समाए, खेतों में बंदूकें निज बोके गया लाडला। कि हाँ देशभक्ति भावना का ज्वार उर में समाए, खेतों में बंदूकें निज बोके गया लाडला। और वेदनाएं भारती की देख देख रातों रात, एकता के सूत्र को पिरो के गया लाडला। वाह कि देशभक्ति भावना का ज्वार उर में समाए, खेतों में बंदूकें निज बोके गया लाडला। और वेदनाएं भारती की देख देख रातों रात, एकता के सूत्र को पिरो के गया लाडला। कि कुछ कहते हैं सब पाकर गया है, और कि कुछ कहते हैं सब पाकर गया है, और कुछ कहते हैं सब खो के गया लाडला। कि कुछ कहते हैं सब पाकर गया है, और कुछ कहते हैं सब खो के गया लाडला। और मेरी दृष्टि कहती वो जन्मा स्वराज हेतु, मेरी दृष्टि कहती वो जन्मा स्वराज हेतु, अंत में माँ भारती का होके गया लाडला। अंत हाँ, में माँ क्या भारती बात का है। होके गया लाडला। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत हम सुंदर, बहुत आपसे, चूंकि गणतंत्र दिवस का भी अवसर है, अगली जी रचना आपसे कोई एक और भी सुनेंगे। उससे पहले जी एक प्रश्न, एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि समय बड़ी स्वागत रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। स्वागत तो एक सर प्रश्न लॉ से भी कर लेते हैं। जी सर, अनेकों लॉज और कानून पर्यावरण के लिए बनाए गए हैं, बिल्कुल जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आदि। बिल्कुल फिर भी आए दिन हम फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोजेक्ट जो किसी भी कारण से की जाए उस पर विवाद सुनते रहते हैं, जी जैसा कि हाल में बक्सवाहा में हुआ। जी फॉरेस्ट कवर कम होती दिखती है, प्लास्टिक की जी समस्या से भी निजात नहीं मिल पा रहा है, इस पर आप जी क्या कहेंगे? ऐसा है अभिलाष जी, ये प्रश्न तो जो पहले हमने एनवायरमेंट के बारे में बात की, उससे थोड़ा सा जी हटके है, हालांकि बात जी वही है। आपने बक्सवाहा की बात की, बक्सवाहा प्रोजेक्ट की जो बात की, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में आता है, और वहां जी पर एक प्राइवेट कंपनी को एक डायमंड में माइनिंग के लिए ही, उसके लिए बात चल रही है कि डायमंड निकालना है उसके लिए। तो लेकिन सबसे पहली बात है कि आप किसी भी वन को उजाड़ करके, जंगल को उजाड़ करके आप अपना घर नहीं बसा सकते। जी वहां यही बात चल रही है कि 7,000 विलेजर्स हैं वहां पर, ट्राइबल्स हैं, तो जी आप उनको उजाड़ करके तो बना नहीं सकते हैं। आपको उसके बदले में आपको कुछ करना होगा, देना होगा। तो 384 हेक्टेयर वर्ग भूमि में ये पूरा प्रोजेक्ट बनने की बात चल रही है। तो इसमें भी देखिए, बात में वहीं पर आ जाती है कि अभी तो जो मैंने सुना है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके ऊपर में बैन लगा दिया, इंटरिम ऑर्डर दे दिया है कि जब तक उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आता है तब तक ये खनन कार्य इसका नहीं होगा। और कोई भी कार्य जब आप करने जाते हैं तो आपको जो प्रभावित लोग हैं उससे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, PAP बोलते हैं इसको उस टर्म में, जो हम लोग जो PAP, प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो पीपल हैं, आपको प्रॉपर मुआवजा उसको देना होगा, उनको रोजगार देना होगा। आप उनके वहां कर रहे हैं तो आप उनके परिवारों को आपको रोजगार भी देना होगा, वो भी आपको एश्योरेंस देना होगा। और उसके बाद जैसे मैंने पहले बात की कि उसके बदले में उतने ही आपको पेड़ लगाने हैं, ये पहली शर्त होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप बसाते हैं, किसी भी नए काम को करते हैं, वो सारी क्लियरेंस जितनी भी होती हैं वो सारी तो सरकार से आपको लेनी है, बदले में आपको उतने ही पेड़ लगाने हैं, चाहे कोई भी दूसरी जगह पर लगाओ। उसकी बजाय कोई ऐसा स्थल चुन लीजिए कि जहां पर हम इतने ही पेड़ लगा देंगे, क्योंकि हमको संतुलन बनाना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो यही है इसकी पूरी, इसके पीछे पूनम श्रीवास्तव जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ टिप्पणियां बराबर आ रही है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। जी सर, एक प्रश्न आपसे संबंधित निजी जीवन से। सर, आप विगत 2-3 वर्षों से नियमित काव्य स्तंभ आज की बात राजपाल जी के साथ
प्रतिदिन जी एक जी। रचना सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कैसे समय मिल पाता है आपको इसके लिए? ऐसा है अभिलाष जी कि अगर आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, अगर आपका शौक है, अगर आपका जज्बा है और उस कार्य को करने की शिद्दत है, जो एक पैशन होता है ना, तो मैं तो इसको पैशन के रूप में लेता हूँ। जब मैंने अपने सेवा काल के दौरान 5 काव्य संग्रह की रचना की और उसके बाद वहां भी उस समय भी मैं बराबर लिखता ही रहता था, लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि सेवा काल सबसे पहली जो प्राथमिकता होती थी वो अपनी जिम्मेदारियों को, सरकारी जिम्मेदारियों को निभाना होती थी। और जब जी महाप्रबंधक स्तर में जब आप उस कैपेसिटी में आते हैं तब तो जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं, समय नहीं मिल पाता। जी लेकिन उसके साथ ही वो उसके बाद में रात के समय में, जो रात का जो 10 बजे के बाद का जो समय होता है, 10 से 12 बजे का समय, जब कोई भी बात आपके अंदर में, कोई शब्द आता है, कोई रचना, आपका कोई भाव आपके अंदर आता है, तो आप एक जी बार कलम चला दीजिए और रचना अपने आप स्वयं बनती जाएगी। जी उसके लिए कुछ खोजना, कुछ तलाशना नहीं पड़ता है, कोई किताब, कोई ग्रंथ, कुछ नहीं देखना पड़ता है। तो जी ये जो साहित्य की भावना है, अब तो मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र लेखन में हूँ। और ये जो कोरोना काल का जो समय आया, जो पिछले 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा है, तो ये कोरोना काल ने तो अब यही कार्य करने का हमको अवसर दिया कि आप अपना जो क्रिएटिविटी, जो आपका जो शौक है, आप उसको पूरा कीजिए। घर में बैठकर भी जो क्रिएटिविटी है आपके मन में, साहित्य के प्रति जो लगन है, भावना है, हिंदी को आगे बढ़ाने का जज्बा है, आप उस पर कुछ लिखिए, पढ़िए, करिए, और मैं वो कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा आज की बात राज्यपाल के साथ का जो स्तंभ था, जो मैं सेवा काल में था, उसी समय शुरू हो गया था और निरंतर मैं उसको आगे बढ़ाता रहा हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई रचना। मेरा जो प्रयास जो रहता है, मैं सामयिक घटनाक्रम के ऊपर लिखता हूँ। कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधि, कोई ज्वलंत मुद्दा जो टीवी में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, कोई ऐसा ये हो गया, तो उसके ऊपर में तुरंत अगले दिन रचना आ जाती है। जी तो ये भाव है, मन का भाव है, जिसको मैं अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट करता हूँ। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे, और वह यह जी है कि आप एक दर्जा प्राप्त सरकारी संस्थान में जनरल मैनेजर जैसे पद पर, बड़े पद पर जी कार्यरत थे, जी फिर भी साहित्य लेखन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। इन दोनों का जी समन्वय कैसे स्थापित होता था? कैसे कर पाते थे आप इसको? जी जी ये प्रश्न तो वही प्रश्न जो मैंने कुछ बातें बताई उसी के अंदर से आता है। इनका समन्वय बिठाना, मैंने आपको बताया कि जो पहली प्राथमिकता अपनी सरकारी कार्यों को पूरा करने की, आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की आपकी होती है, और उसके बाद जो समय बचता है, आप अपने मन के भावों को लेखनी के माध्यम से आप कागज के ऊपर लेकर के आते हैं। मैं अक्सर जो मेरी रचनाएं जो मैं लिखता था, वो रात में 10 बजे के बाद ही लिखता था, जब मैं सेवा काल में था, या फिर छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, जब अवकाश का दिन होता था, तब मैं लिखता था। तो इसी में समन्वय में बिठाता था, समन्वय। बाकी पूरे दिन, बाकी मैक्सिमम तो जैसे राजभाषा का दायित्व मेरे पास था, तो मैं हिंदी के कार्यों में और राजभाषा को आगे बढ़ाने में, उसमें तो मैं अग्रसर रहता ही था, अपना कार्य करता ही था। तो उसमें हमको एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता, आत्मसंतुष्टि मुझे मिलती थी कि मैं अपनी हिंदी के लिए, अपने साहित्य के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। जी जी जी, बहुत ही शानदार। और आपदा को अवसर में बदलना, ये कोई आपसे सीखे। जी, बहुत सर, बहुत एक आभार। दो प्रश्न और, फिर उसके बाद में इस श्रृंखला की समाप्ति की ओर, लेकिन उससे पहले आपकी एक रचना। ये मैं वही देश के बारे में बात कहता हूँ, 2 लाइनें कहता हूँ कि नर नारी मानव या प्राणी अपने लिए तो सब जीते हैं, नर नारी मानव या प्राणी अपने लिए तो सब जीते हैं, जिए लाल जो देश के खातिर, जीना हम उसको कहते हैं, जिए लाल जो देश के खातिर, जीना हम उसको कहते हैं। तो जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन देश के लिए आप जी करके दिखाइए। इसीलिए मैं अपने देश के जो सैनिक हैं, जाबाज वीर सैनिक, उनको नमन करता हूँ। और अब एक रचना जो आपने जिक्र किया कि एक रचना और सुना दीजिए, तो मैं एक गजल में पेश करना चाहूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब कोरोना का दौर था, आपने देखा 2021 में
इतना हाय तौबा त्राहिमाम मचा था। किसी को नहीं मालूम था कि आज आप जिंदा हैं, कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसके साथ क्या हो जाएगी। कोरोना ने जो कहर मचाया था, ऐसे समय में एक व्यक्ति क्या सोचता है, एक व्यक्ति क्या सोचता है, वो उसी समय ये भाव मेरे मन में आए थे और मैंने उसमें उसको गजल का आकार देने का प्रयास किया था। सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ। जी, स्वागत है सर आपका। जिंदगी में मुस्कुराना चाहता हूँ, जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। साथ जो तूने मेरा अब तक दिया है, साथ जो तूने मेरा अब तक दिया है, शुक्रिया उसका जताना चाहता हूँ। जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। और आगे मैं लिखता हूँ कि बिगड़ते हालात के मद्देनजर में, बिगड़ते हालात के मद्देनजर में खुद से खुद को आजमाना चाहता हूँ। बिगड़ते हालात के मद्देनजर में खुद से खुद को आजमाना चाहता हूँ। जिंदगी में मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। और आगे देखिएगा, दीप आशाओं के हरगिज बुझ न पाए, दीप आशाओं के हरगिज बुझ न पाए, सोच भीतर तक जगाना चाहता हूँ। दीप आशाओं के हरगिज बुझ न पाए, सोच भीतर तक जगाना चाहता हूँ। और इस महामारी के नाजुक दौर में मैं, इस महामारी के नाजुक दौर में मैं हौसला सबका बढ़ाना चाहता हूँ। इस महामारी के नाजुक दौर में मैं हौसला सबको बढ़ाना चाहता हूँ। और आगे मैंने कहने का प्रयास किया है कि संगी साथी मित्र बंधु दोस्तों संग, संगी साथी मित्र बंधु दोस्तों संग खुशनुमा पल मैं बिताना चाहता हूँ। शत्रु राज सुन के खिल उठे प्राणी के तनमन, राज सुन के खिल उठे प्राणी के तनमन, राग ऐसा मैं सुनाना चाहता हूँ, राग में ऐसा मैं सुनाना चाहता हूँ। और अंतिम मैंने लिखने का प्रयास किया है कि शत्रु को आशा की किरणें मात देगी। शत्रु से तात्पर्य यहाँ कोरोना से, शत्रु को आशा की किरणें मात देंगी। हर किसी को ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। जी जी सर, बहुत शानदार आपने रखा कि जिंदगी में मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। वास्तव में ये पंक्ति हमारे मन में एक गजब की ऊर्जा का संचार करता है, आशा का संचार करती है, आशा का संचार करती है, और फिर आशा का भी संचार करती है। एक नई जो भाव आएंगे, जो हमारे लिए जो विकल्प आएगा, जो रास्ता आएगा, उसका संचार, उसकी प्रतीक्षा करवाती है कि जिंदगी में मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, जिंदगी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराना जी, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ही हौसला सबका बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल वास्तव में एक कर्मवीर की निशानी यही होती है कि जब वो सबका जनमानस का हौसला अफजाई रखे, हौसला बढ़ाने का काम करे, वही देश का सच्चा सपूत है, वही देश का लाल है, वही माटी का लाल है। सर, दो प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में हैं, उनके माध्यम से मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष रख के उसके उत्तर लेने के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलूंगा। सर, एक प्रश्न जो है कि विश्वविद्यालय स्तर पर, चूंकि आप भी विश्वविद्यालय स्तर की बातें बड़ी शानदार तरीके से मैंने कई मंचों से आपको सुना है, विश्वविद्यालयों में हिंदी ही नहीं अनेक मानविकी शाखा के विषयों पर लाल रंग या वाम विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है जी। ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे में क्या हम एक विद्यार्थी को बृहद कैनवास दे पाएंगे कि वो अपने मस्तिष्क का विस्तार कर पाए? अगर नहीं तो इसका क्या विकल्प है? आपका तात्पर्य वाम धारा से मतलब जो हिंदी के विषय में, देखिए मैं समझ गया, प्रश्न बहुत अच्छा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूं।
मेरा जो मत है इस विषय में, जो मेरी भावना है, मैं ये कहता हूं कि हिंदी हमारी परिष्कृत भाषा है। हिंदी भाषा कोई गवारों की भाषा नहीं है। हिंदी भाषा को अगर हम तोड़ मोड़ करके और उसमें अश्लील शब्दों का समावेश करके इस भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं तो आप अपनी हिंदी के साथ में अन्याय करते हैं। हिंदी हिंदी है, हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारी जननी है, ये संस्कृत से जन्मी है। तो हिंदी को हमको अपनी हिंदी के तौर पर आपको हिंदी माँ मान करके, माथे की बिंदी मान करके हमको ग्रहण करना है। इसमें किसी धारा या विचारधारा को इसका समावेश इसके अंदर नहीं करना है। इसमें कोई अश्लील टिप्पणियां, जो आजकल क्या है कि जो द्विअर्थी शब्द हैं, आप देखेंगे फिल्मों में क्या किया गया। हालांकि हिंदी का प्रचार सबसे ज्यादा हमारे सिनेमा जगत ने किया, लेकिन वहां जो द्विअर्थी संवाद होते हैं, द्विअर्थी संवाद हमारी हिंदी का जो रूप है, स्वरूप है, उसको बिगाड़ देते हैं। मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा। आप संवाद कीजिए, संवाद को संवाद के तरीके से लीजिए। और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जब हिंदी जाती है तो हिंदी को कुछ किसी भाषा में वो अपने तरीके से पेश करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा की बात अलग है। क्षेत्रीय भाषा में एक अपना बोलने का, क्योंकि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर भाषा। जहाँ पर पानी बदलता है 2 कोस 4 कोस में भाषा भी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। अपना उनका लहजा भी बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है। तो इसमें कोई विचारधारा की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदी हिंदी है। हिंदी को हमको बड़ी परिष्कृत, परिमार्जित रूप में अपनी हिंदी को हमको अपनाना है, तभी अपनी हिंदी का मान और सम्मान हम कर पाएंगे। जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। हमारे प्रश्न को जो मैंने पूछा था उसका सटीक उत्तर भी आपने दिया। सर, एक फिर से रचना और फिर अंतिम प्रश्न। जी बिल्कुल। तो फिर से रचना की बात है तो आपको अब एक ऐसी रचना सुनाता हूँ। आप हरियाणवी लहजे में कुछ सुनना चाहेंगे? नहीं तो मैं बिल्कुल रचना आप, ठीक है। एक्चुअली दर्शक हमारे सुनना बिल्कुल पसंद करेंगे। मैं गीत सुनाता हूँ, बिल्कुल ताजा गीत जी। ये भी गजल के ऊपर में, गजल के पूरे प्रतिमानों को समेटने। हरियाणा में जब हम उस समय सर हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा पढ़ रहे थे, तो उसमें एक जब हिंदी भाषा उसकी लिपि का इतिहास पढ़ रहे थे तो सर ने बताया, खड़ी बोली बताया कि खड़ी बोली क्या होती है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि खड़ी पाई होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली दिया गया। उसके बाद में उन्होंने दूसरी भाषा आई हरियाणवी, जिसको हम बांगरू भी कहते हैं जी। तो उन्होंने बताया कि बांगरू शब्द इसलिए आया क्योंकि वो ऊंची उठी हुई भूमि के कारण उसका बांगरू शब्द दिया गया जी। लेकिन ये तैने मैने की भाषा होती है, इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रेम नहीं होता, लोगों को लगता है। वास्तव में हरियाणवी में प्रेम बहुत है। तो इसीलिए आप जब रचना सुना रहे तो एक बार फिर से हरियाणा का जो इंसान है ना, हरियाणा का ताऊ बहुत ही सीधा साधा इंसान होता है जी बिल्कुल। मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, साफ होता है, निर्मल होता है। हालांकि भाषा बेशक बोलने में उसकी जो टेढ़ी है, टेढ़ापन है, लगता है लोगों को कि लठमार भाषा है, लेकिन वैसी बात नहीं जी। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, फिर से गीत सुनाता हूँ। इसको गजल कहिए, गीत गजल नहीं है लेकिन ये गजलनुमा गीत है जी। सुनिए। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। तेरी मेरी गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है। तेरी मेरी गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है। बनू काफिया गजलों का मैं, तू रदीफ बन जाता है। जो लोग गजल लिखते हैं उनको वो सारी चीजें इसमें देख लेंगे कि क्या क्या प्रतिमान, बिंब प्रतिबिंब मैंने सजाने का प्रयास किया है। बिल्कुल। बनू काफिया गजलों का मैं, तू रदीफ बन जाता है। मेरे मतले का तो तू ही अदब शेर कहलाता है। मेरे मतले का तो तू ही अदब शेर कहलाता है। तेरे शेरों से ही मुझको मिलता संबल ज्यादा है। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है।
मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। और अगला बंद देखिएगा, उम्दा गजल कहाँ बनती है बिन तेरे अब ओ साजन, उम्दा गजल कहाँ बनती है बिन तेरे अब ओ साजन, मिलते हैं मिसरे तेरे तो आ जाता जैसे सावन, मिलते हैं मिसरे तेरे तो आ जाता जैसे सावन, गागर में सागर तेरे ही भावों से भर जाता है, गागर में सागर तेरे ही भावों से भर जाता है, मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। और अगला बंद देखिए, तेरे शब्दों की सरिता में बहर मेरी बह जाती है, तेरे शब्दों की सरिता में बहर मेरी बह जाती है, सुंदर अल्फाजों में ढलकर सबको खूब लुभाती है, सुंदर अल्फाजों में ढलकर सबको खूब लुभाती है, मक्ता बनकर छा जाने का, मक्ता बनकर छा जाने का रहता उसका वादा है, मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है, मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। और अंतिम बंद देखिएगा, तीन वर्ण की मिली भगत से गजल जुबां पर जब आती, तीन वर्ण की मिली भगत से गजल जुबां पर जब आती, कैसे गायन जय जज्बात और लैसे लयबद कहलाती, जैसे गायन जय जज्बात और लैसे लयबद हो जाती, तेरी मेरी गजलों का बस रहता यही इरादा है, तेरी मेरी गजलों का बस रहता यही इरादा है, मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है, तेरी मेरी गजलों में बस सब कुछ आधा आधा है, तेरी मेरी गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है, मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। जी अभिलाष जी, मैं लगता है गजलों की दर्शकों को पसंद आई राजकुमारी। होगी। अंकुर तिवारी जी, केतन जी, पूनम श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, 5-6 लोगों को तो बराबर देख रहा हूं मैं, रुक्मणी जी, जी जी, सभी को पसंद आई होगी, मुझे पूरी आशा है। सुपर से भी ऊपर। मैं जी, गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। तेरी वास्तव मेरी में गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है। आधा है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने गजल रखा। गजल गीत जो भी कहा जाए, ये कई इसमें भाव आ रहे थे, और बिल्कुल मैं तो एकदम खो ही गया कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इसको सुना जाए, क्योंकि इतना मैं खो गया था कि खत्म ही ना हो ऐसा मन कर रहा था। सर, जी, अंतिम बहुत प्रश्न मेरा आपसे वो यह है जी कि आप हमारे इस अनवाइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, आपका सर सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद और अनवॉइस सलाह। जी अनवॉइस मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने इस चैनल के ऊपर में, और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकूं, साहित्य प्रेमियों तक पहुंचा सकूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लेकर के आए। मुझे लगता है कि मैंने पूरा प्रयास किया आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और जहां तक दर्शकों को संदेश देने की बात है, आप मेरी भावनाओं से समझ गए होंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखिए, आप अपनी हिंदी के प्रति प्रेम भावना रखिए। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, चाहे वो आप किसी कार्यालय में, निजी संस्थान में, या आप सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, अथवा आप किसी अपने उद्योग में कार्यरत हैं, अपने स्वतंत्र उद्योग में कार्यरत हैं, या लेखन में कार्यरत हैं, जो भी काम आप करते हैं उसको शिद्दत से करिए। आप जिम्मेदारी समझ के कीजिए, अपना उत्तरदायित्व मान करके समझिए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, देश के नवनिर्माण में आप कुछ भागीदारी कर सकें, समाज में के विकास में कुछ कर सकें आप,
यही यही मेरा संदेश होगा दर्शकों को। आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि क्योंकि वो देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं, और देश उनको बड़ी तन्मयता से उनको निहार रहा है आगे आने के लिए। तो ऐसे समय में युवाओं का की जिम्मेदारी है और जो उनका फर्ज है, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो आप ईमानदारी को धार करके रखिए। मैंने बराबर हमेशा, जब भी मैं भी अपने संस्थान में रहा, हमेशा जो भी कार्य करता पूरी ईमानदारी के साथ में कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। कोई भी कार्य करते हैं आप उसका आज नहीं तो कल आपको उसको परिणाम मिलता है, फल मिलता है, और लोगों का भरपूर प्यार और स्नेह भी आपको मिलता है अगर आप कुछ अच्छा करते हैं। यही बहुत ही शानदार सर, आपने हम लोगों को अपना सब कीमती समय दिया। आप जैसे विनम्र व्यक्तित्व को पाकर के अपने बीच में पूरा अनवाइस परिवार आपका ऋणी है, आपको पाकर आह्लादित है। आपने संदेश के माध्यम से बताया कि जो भी काम किया जाए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। निश्चित ही सर, हम आपके द्वारा बताए गए इस संदेश को अपने जीवन में हम रखेंगे, हम याद कर रखेंगे। सर, आपने हमारे इस अनवाइस के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वो कम है। आप मेरे एक बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित हुए, और उपस्थित ही नहीं हुए बल्कि हमारे जो प्रश्न थे, जो हमारे मन में भावनाएं थीं, वो आपने उसको बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया। निश्चित ही हम सभी को उससे लाभ होगा। हम सभी आपके ओजस्वी वक्तव्य से ऊर्जान्वित हुए होंगे। सर, आपका मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस मंच के ऊपर में आया और अपनी बात को मैं अपने तरीके से रख पाया। आपका बहुत बहुत आभार अभिलाष जी। जी सर, यहीं पे मैं आपको एक बात, अपने दर्शकों को और आपको भी एक बात और बताऊं कि हमारी अनुवाइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने एक पाथेय नामक पत्रिका निकालने का संकल्प लिया था जी। उसकी कड़ी जो थी वो अब लगभग पूरी हो गई है। उसकी रचनाएं हमारे पास संकलित हैं, वो अब शीघ्र ही छपने के लिए चली जाएगी, लगभग जा ही चुकी है, और बहुत जल्द ही उसका प्रकाशन हम लोग करेंगे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमने डॉक्टर जय सिंह जी से उसका जो कवर पेज था उसको हमने जारी करवाया था। हम उसका अगले 1-2 हफ्तों में उसकी हम प्रकाशन भी करेंगे। उसके लिए भी आपका आशीर्वाद और स्नेह बहुत बहुत शुभकामनाएं हम चाहते हैं। अभिलाष जी, अनवॉइस मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। आप जो प्रकाशन लेकर के आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, और मिलते हैं सोमवार को अगले कार्यक्रम में, जिसमें हमारे मध्य होंगे डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, जो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत रहे हैं। उनसे वो शुगर और गुर्दा पेट रोग विशेषज्ञ हैं। हमने एक लिंक भी जारी की हुई है, आप उस लिंक के माध्यम से हम तक प्रश्न भी भेज सकते हैं। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हो उसको भेज सकते हैं। मिलते हैं सोमवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।